हाँ जी, नमस्कार सभी को और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी प्लस एजुकेशन पर। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड रहेगी। इससे पहली वाली क्लास थी उसके अंदर हमने 2024 का पीआरटी के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था वो सोल्व किया था और आज की क्लास के अंदर हम 2023 के अंदर जो पीआरटी का क्वेश्चन पेपर आया था उसको सोल्व करेंगे। सो वीडियो है, इसको लास्ट तक देखें क्योंकि पीवाईक्यू है वो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके एस्टेट के एग्जाम है उसको क्रैक करने में। तो आइए आज की वीडियो है इसको शुरू करते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा 2023 का पीआरटी का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, कि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता, जो बहरे हैं, उन बच्चों के लिए कौन सी जो टेक्निक है वो हेल्पफुल या नेसेसरी नहीं है। इनके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लिप रीडिंग। तो जो जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता वो फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर हैंड की जो हम साइन वगैरह करते हैं उनके थ्रू ही समझते हैं। तो लिप रीडिंग भी रहेगा और साइन लैंग्वेज भी रहेगा। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि ब्रेली, स्क्रिप्ट एंड मोटर। ब्रेली वगैरह है जो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, जो विजुअल इंपेयर्ड हैं, उनके लिए यूज होता है। तो हमारे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी एंड डी, क्योंकि इसके अंदर नोट पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। When the moral development of a child is based on the desire to be declared a good boy or a good girl। देखो, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी बताया था कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, या तो उसकी स्टेजेस से पूछे जाते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जैसे गुड बॉय और गुड गर्ल। तो ये क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्टली कोलबर्ग की थ्योरी है उससे रिलेट करता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब एक बच्चा गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की हैबिट है उसको डेवलप करता है तो इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन है। इसमें नोट नहीं पूछा गया है, इसमें डायरेक्टली पूछा गया है। तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज नहीं आएगा, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट भी नहीं है, सोशल भी नहीं है, इसमें आएगा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द एक्वायर्ड मोटिव। मोटिव दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली या फिर एक्वायर्ड। जो एक्वायर्ड मोटिव होते हैं वो एक्सटर्नली होते हैं। आपने किसी बच्चे को मोटिवेट कर दिया कि आप इस काम को कर सकते हो, तो उसने क्या किया, उस मोटिव को एक्वायर कर लिया, यानी कि एक्सटर्नली एक्वायर्ड। तो ऑप्शन क्या है कि दे आर नॉट इनेट, कि वो जन्मजात नहीं होते हैं। दे आर यूनिवर्सल, दे आर नॉट एसेंशियल टू सर्वाइवल एंड दे अफेक्ट लर्निंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 नोट, क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है, कोई बच्चा ही वही एक्वायर्ड मोटिव है उसको अडेप्ट कर पाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु कॉइन्स द टर्म मेंटल एज, कि जो मेंटल एज का कंसेप्ट है वो किसने दिया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिने, स्टर्न, थर्मन या वेस्लर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो बिने है उन्होंने मेंटल एज है उसका कंसेप्ट दिया था। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ टीचर ब्लॉक्स द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, कि जो टीचर है उसका कौन सा कार्य है जो क्रिएटिव बच्चा है उसकी पोटेंशियल है, उसके कार्य करने की क्षमता या उसकी एफिशिएंसी है, एबिलिटीज़ है, उसको रोक देता है। तो इनकरेजमेंट फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव बच्चा है उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को इनकरेज करेंगे यानी कि उसको बढ़ाएंगे, तो ये ब्लॉक्स नहीं है। इंसिडेंस ऑन कन्फर्मिटी टू द आइडिया ऑफ अदर। सो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या कहता है कि क्रिएटिव बच्चा है उसको हम दूसरों के अकॉर्डिंग चलने के लिए कहेंगे, तो ये एक ब्लॉक्स की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन 3 एंड 4 पढ़ लेते हैं। फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, अगर उसके आइडियाज़ हैं उसको एक्सप्रेस करने की हम फ्रीडम देंगे तो वो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको और भी बढ़ाएगा, यानी कि जो क्रिएटिव बच्चा है उसको और भी इंपॉर्टेंस देने की बात की गई है। मोटिवेशन फॉर इनोवेशन, की नवाचार है उसको इनोवेट करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, तो वो चीज़ भी हमारी पॉजिटिव वे में जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर ब्लॉक्स पूछा गया है यानी कि बैरियर पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ऑप्शन है आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये हमारा वर्बल होता है। सेकंड है रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि बिने टेस्ट और जलोटा है ये तीनों के तीनों हमारे वर्बल टेस्ट हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द इवेल्युएशन डन फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जब टीचिंग, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब टीचिंग प्रोसेस चल रही है उसी दौरान जो फीडबैक है वो टीचर को फीडबैक भी मिले और बच्चों का एवेल्युएशन भी हो जाए, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसी दौरान इवेल्युएशन हो रहा है, तो इसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहे। इसके साथ ही समेटिव कौन सा होता है ये भी समझा देते हैं। समेटिव क्या होता है, जब एंड द टर्म लास्ट में जब होता है उसको हम समेटिव बोलते हैं। एंड डायग्नोस्टिक जो इवेल्युएशन या असेसमेंट होता है वो उस टाइम पे किया जाता है जब किसी भी बच्चे है उसकी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज बेसिस ऑफ
पेवलोव्स लर्निंग थ्योरी। जो पेवलोव है उनकी सबसे पहले तो थ्योरी है, उसका नाम क्या है? पेवलोव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। सो अगर आपको उसकी थ्योरी का नाम भी पता है तो वहीं से आप इसका आंसर कर सकते हैं कि जो पेवलोव की थ्योरी वो कंडीशंस बेस्ड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच नेम ऑफ लेट चाइल्डहुड डज नॉट रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, दो चीज़ों को मिला के पूछा गया है। यहाँ पर आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी सोशलाइजेशन की, और साथ में ही आपने जो स्टेजेस हैं बच्चे की डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उन दोनों के कम्बिनेशन करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड की बात की गई है, तो देखिए गैंग एज है वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद है एज ऑफ कन्फर्मिटी, वो भी इसमें रहेगी लेटर चाइल्डहुड में। प्ले एज है वो भी यही होती है, लेकिन जो ट्रांजिशनल एज है वो इनसे अलग होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नेगेटिवली इफेक्ट द लर्निंग, की कौन सा फैक्टर है जो हमारी लर्निंग है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा? देखिए प्रैक्टिस करेंगे वो हमारी लर्निंग है उसको बढ़ाएगा। विल पावर का मतलब है अंदर से करने की इच्छा शक्ति, ठीक है। मोटिवेशन भी करेगा, लेकिन जो फैटिक है वो नेगेटिव फैक्टर है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द हेरिडिटरी फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए आपने जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़े होंगे उसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डिफरेंट बच्चे होते हैं उनके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, डिफरेंट एप्टीट्यूड होता है, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगी। यानी कि हर एक बच्चे की दूसरे बच्चे से काम करने की क्षमता लगा लिए, उनका इंटरेस्ट वगैरह लगा लिए, वो डिफरेंट होगा। हर बच्चे की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कहता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसका फैक्टर नहीं है, हेरिडिटरी है, उसके केस में पूछा गया। देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर इंडिविजुअल डिफरेंस है वो होता है, इंटेलिजेंस भी होती है, एटीट्यूड भी होता है, लेकिन जो एटीट्यूड है वो हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग नहीं आता। एटीट्यूड है वो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। अगर यहाँ पर इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता तो भी हमारा आंसर है वो एटीट्यूड हो जाता। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 12। What type of motive was used to learn a specific behavior in Thorndike learning experiment? सो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल, सोशल, एक्सट्रिंसिक या फिर इन्वायरमेंटल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल मोटिव। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड चिल्ड्रन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लेट चाइल्डहुड है उससे देखिए जो लेट चाइल्डहुड की है उसके अंदर कोऑपरेशन है वो होता है, सिंपैथी भी होती है, एम्पैथी भी होती है, लेकिन जो इकोसेंट्रिज्म है वो लेट चाइल्डहुड है उसके बाद आता है। ठीक है, तो जो 4th है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14। डेवलपमेंट इज प्रोसेस बिगिन फ्रॉम कंसेप्शन टू मैच्योरिटी, बर्थ टू मैच्योरिटी, कंसेप्शन टू डेथ, और या फिर बर्थ टू डेथ। एक टर्म भी याद कर सकते हैं कि वोम टू टोम। तो डेवलपमेंट है इसके लिए स्पेशल टर्म की जाती है। वोम क्या होता है, जहाँ से बच्चे का गर्भाधारण है वहाँ शुरू होती है, और टोम होता है कबर। ठीक है, तो क्या है कि कंसेप्शन है वहाँ से लेकर डेथ तक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वोम टू टोम चलने वाली प्रोसेस है क्या, डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हमारी एक मैच्योरिटी, एक फिक्स लेवल है, उसके ऊपर आकर रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमारी कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचिंग लर्निंग मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड है वो जो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, यानी कि टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब बात करते हैं तो यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ही बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या है, प्रोजेक्ट है वो हमारा लर्नर। अब आपको कन्फ्यूजन होता है, आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये होता है कि चाइल्ड सेंटर्ड कौन से होंगे और टीचर सेंटर्ड कौन से होंगे। तो नॉर्मल सी चीज़ ये है कि जब आप टीचिंग मेथड्स देखते हैं तो उसमें आपको देखना है कि एक्टिवली पार्टिसिपेंट है वो किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेंट होगा वो मेथड वही होगा। जैसे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हम बच्चों को करने के लिए देते हैं, तो ये मेथड जो होता है हमारा लर्नर सेंटर्ड होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, बच्चों को हमने कोई भी एक प्रॉब्लम है घर से सोल्व करने के लिए दी है, या उनका ग्रुप बना दिया, कोलेब्रेशन के थ्रू करवा रहे हैं हम या कोऑपरेशन के थ्रू करवाते हैं, तो वो हमारी लर्नर सेंटर्ड हो गई। अगेन लेक्चर है, लेक्चर टीचर देता है। जैसे आप जब क्लास में जाते हैं तो टीचर जहाँ पर डोमिनेंट होता है, टीचर ने लेक्चर दिया स्टार्टिंग की, लास्ट में, बीच में बच्चों ने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की, कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं हुआ, और लास्ट में जाकर जो बच्चे हैं उन्होंने एज इट इज उस लेक्चर है उसको सुना और उसको पैसिवली फॉर्म में, यहाँ पर टीचर सेंटर्ड हो गया लेक्चर मेथड। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल में क्या है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये होएगा हमारा लर्नर सेंटर्ड। तो यहाँ पर नोट पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। जैसा मैंने बताया था कि मोटिव 2 तरह के होते हैं, हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन तो क्या होते हैं, जहाँ से बच्चा खुद मोटिवेट होता है किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, एंड एक्सट्रिंसिक कौन सा होता है, जहाँ से बाहर से उसको मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको यहाँ पर घुमाने लेके जाएंगे, अगर आपने ये कर दिया तो आपको ये चीज़ मिलेगी, तो ये हो जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव। तो ऑप्शन क्या दिए गए हमारे पास, अप्रूवल, पावर, अचीवमेंट या फिर, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है रेस्ट, वो हमारा इसमें एक्सटेंसिव मोटिवेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, रेस्ट जो बच्चे को है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट नीड्स। यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की है। इंक्लूसिव का अर्थ है कि जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसमें नॉर्मल बच्चे हों, गिफ्टेड बच्चे हों या मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड बच्चे हों, हर टाइप के बच्चों को एक ही जगह पर बैठाकर शिक्षा देना, ये होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जो ऑप्शन है उनको पढ़ते हैं एक बार। मल्टी सेंसरी टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग या फिर टीम टीचिंग। तो देखिए, जब इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं, यानी कि हम कोऑपरेशन की भी बात करते हैं, हम पीयर ट्यूटरिंग की भी बात करेंगे, हम टीम टीचिंग की भी बात करेंगे और मल्टी सेंसरी टीचिंग है उसकी भी बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A, B, C एंड D। अगर आपको यहाँ पे टीम टीचिंग है इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा टीचर हैं वो कोलैबोरेट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए, अगर नॉर्मल बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट है और साथ में डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे प्रेजेंट हैं, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स है उसकी भी नीड होगी। ठीक है, तो टीम टीचिंग भी इसके अंदर काउंट होगा। कईयों को कन्फ्यूजन होता है कि टीम टीचिंग नहीं होगी, बट इसके अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर ए टैलेंटेड स्टूडेंट्स, कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए हमें कौन से एजुकेशनल अरेंजमेंट हैं वो करने चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्सेलरेशन, रेमेडियल टीचिंग, रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीच थेरेपी। ये तीनों की तीनों चीज़ें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो हमारे मेंटली रिटार्टेड या हमारे स्लो लर्नर जिनको हम कहते हैं, तो उनके लिए होता है। जैसे हम उनको रीडिंग बार बार कोई चीज़ है उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द स्पीच विच इज़ डायरेक्टेड टू सेल्फ दैट इज़ नोन एज। जो वाइगोत्स्की है उनकी सोशियो कल्चर थ्योरी है, तो फ्रेंड स्पीच या टॉक की बात की गई है। जैसे सोशल टॉक या स्पीच, इसमें स्पीच लिखा हुआ है, तो प्राइवेट टॉक होती है, एक्सटर्नल या इंटरेक्शन वगैरह होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वाइगोत्स्की की स्पीच है विच इज़ कौन सी है जो खुद से बच्चे की सेल्फ से रिलेटेड है, तो उसमें प्राइवेट टॉक या प्राइवेट स्पीच इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या करता है कि बच्चा खुद से बातें करते हुए कोई भी काम करता है, तो बच्चा उसके अंदर खुद से बातें करता हुआ काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच साइकोलॉजिस्ट रेंडर्ड द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी, की कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंसी का कंसेप्ट दिया था। इसका जो सही आंसर है वो है प्याजे, क्योंकि प्याजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंसी, एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म, इन चीज़ों के बारे में बताया था। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है कि जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है, यानी कि 0 से 2 साल की स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो उस टाइम पे तो डेवलप नहीं हो पाती, इसके बाद डेवलप होती है। इसके अंदर बच्चा क्या सोचता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इसके साथ एक फ्रेज होता है आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, कि अगर कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही और आपके माइंड में भी नहीं है तो भी वो चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे हम जो छोटे बच्चे हैं उनको हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे घुमा के बोलते हैं कि काको ले गई, ठीक है, बट उस टाइम पे वो भूल जाते हैं, क्योंकि 2 ईयर जो होती है इन्फेंसी स्टेज, उस टाइम तक उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो डेवलप नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको पता है कि यस, काको नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ है वो आपके हैंड्स के अंदर ही है, जो आपने उससे छुपाने की कोशिश किया तो वो चीज़ को पकड़ लेता है। यानी कि अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तो भी वो चीज़ है वो प्रेजेंट एग्जिस्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दिस सेटिस्फैक्ट्री इफेक्ट ऑफ ए टास्क अफेक्ट द लर्निंग ऑफ टास्क, हु परफॉर्म्ड दिस लॉ ऑफ लर्निंग। ऑप्शन दिए गए हैं पेवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या वाटसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्य का जो संतोषजनक प्रभाव है उस कार्य की जो सीखने की जो गति होती है उसको प्रभावित करता है। तो ये लो है, ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। फर्स्ट है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंज, सेकंड है डेवलपमेंटल पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, ऑल चिल्ड्रन डेवलप्स द सेम। जो थर्ड है वो हमारा डेवलपमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे मैच नहीं करता है। जो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, Which of the following statement does not indicate the importance of spaced method of learning? So इसके ऑप्शन पढ़ने से पहले एक बार आप थोड़ा सा समझ लें कि स्पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग होती क्या है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि बच्चे को कंटिन्यू 2 या 3 घंटे तक पढ़ाने के बजाय जो लर्निंग है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और बीच में बच्चे को स्पेस दिया जाता है। सपोज बच्चे का 2.5 या 3 घंटे का लगातार हमें पढ़ाने के बजाय हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे उसको 30 मिनट्स के लिए पढ़ाया गया, ठीक है, फिर उसको गैप दिया गया, नेक्स्ट डे उसको फिर उसके रिवीजन कराया गया, फिर उसको गैप दिया गया, उसके बाद थर्ड डे, इस तरह से जो लर्निंग है वो कराई जाती है। यानी कि बच्चा उसके ऊपर कोई भी प्रेशर है वो फील नहीं होता। अब हमें इसके ऑप्शन एक बार उसको पढ़ लेते हैं कि लर्निंग डज नॉट गेट टायर्ड, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, बट इसमें क्या पूछा है, डज नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद है मेमोरी ट्रेस इज नॉट कंसोलिडेट, ये हमारा डाउट में आ गया। मेंटेन इंटरेस्ट इन द लर्निंग,
बिल्कुल जो हमारी जो लर्निंग है उसके अंदर बच्चा क्या है इंटरेस्टेड रहेगा। उसको हमने आज एक स्टेप कराया तो उसको ये रहेगा कि नेक्स्ट लेवल है या जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, तो इंटरेस्ट भी बना रहता है। नो मेंटल बोर्डम, जो बच्चा है उसके ऊपर कोई मेंटली प्रेशर है वो भी नहीं आता, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन, कि ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसकी कौन सी एक फॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, रिकॉग्निशन एंड क्रिटिकल। देखिए जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके अंदर भी हमें चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब करना पड़ता है। एनालिटिकल यानी कि कोई भी चीज़ उसको एनालिसिस करके वो भी हमें डिस्क्राइब फॉर्म में ही बताना होता है। किसी चीज़ की क्रिटिकली हमें एग्जामिन की है वो भी हमें इस तरह से होती है। लेकिन जो रिकॉग्निशन होते हैं जहाँ पर आपने डायरेक्ट जैसे आपके एमसीक्यू टाइप वगैरह हो गए, फिल इन द बैलेंस हो गया, यस एंड नो हो गया, वो आपके रिकॉग्निशन टाइप होते हैं, तो वो आप हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसके अंदर नहीं आता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इन विच लर्निंग डिसेबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आर सजेस्टेड। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको पढ़ के फिर हमें बताना है आंसर क्या रहेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट है कि एफर्ट्स फॉर लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन एंड ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने से सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि बच्चे को मतलब भाषाई चीज़ें हैं उनको रीड आउट करने में उसमें उसको दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से रीडिंग से जो रिलेटेड होती है वो हमारी डिसलेक्सिया होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लर्निंग, की जो हमारा अधिगम है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस के थ्रू हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, उसी को तो हम लर्निंग कहते हैं, यही तो इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद है सेकंड, लर्निंग ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी सही है। थर्ड है, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। एंड फोर्थ है, लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी। तो देखिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारी लर्निंग है उससे मैच नहीं करती। सो लर्निंग मैच्योरिटी आने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी चीज़ है उसको सीख लिया, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ए चाइल्ड हैज़ टू लर्न ए लेसन बाय डिवाइडिंग इट इन सेवरल सेक्शन एज पर हिज कन्वीनियंस, व्हाट इज़ दिस मेथड ऑफ लर्निंग, कि एक जो बच्चा है वो अपनी कन्वेंस अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो उसका काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड कर लेता है और फिर उसको करता है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। देखिए वोल मेथड क्या होता है, किसी भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको एक साथ कंबाइन करना, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट मेथड नहीं रहेगा। मास्ट मेथड ये भी नहीं आएगा, पार्ट मेथड छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसको स्टडी करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये किसने दिया था, तो ये टर्म जो है हमारी वाइगोत्स्की है, क्योंकि ये बात करते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की, ZAD की बात करते हैं, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की। इसके साथ ही आपको इसके अंदर स्कैफोल्डिंग का पता होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग किसको कहते हैं, जब अगर आप वाइगोत्स्की पढ़ रहे हैं तो इसकी जो मेन 4-5 टर्म है इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि घुमा फिरा के एनी टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, इसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 वाइगोत्स्की। चलिए एक बार थोड़ी सी मैं आपको ये थ्योरी है इसको यहीं पे बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप इसको खुद से सोल्व करने के लिए एबल हो जाओ, ठीक है। एक बार इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझ ले, आपको बस 2 मिनट लगेंगे इधर। इसमें क्या होता है, एक बच्चा है, ये किसी बच्चा है उसका जोन हो गया, ठीक है। सपोज करें कोई बच्चा है उसको 2 + 2 पता है कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही सर्कल है, इसके अंदर बच्चा अपने प्रॉब्लम है उसको खुद से सोल्व कर लेता है, ठीक है। लेकिन फिर उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि 2 × 2, उसको एडिशन तो आता है लेकिन उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। तो इसको सोल्व करने के लिए उसे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, चाहे उसका टीचर हेल्प करे या फिर उसके घर पे उसके पेरेंट्स हेल्प करें या उसका कोई बड़ा भाई बहन है वो हेल्प करे, कोई भी हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या होगा, यहाँ पर उसको एक टेम्परेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, टेम्परेरी सपोर्ट, ठीक है। इस टेम्परेरी जो सपोर्ट है इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की ने इस टेम्परेरी जो सपोर्ट है इसको स्कैफोल्डिंग का नाम दिया गया है, ठीक है। और जो हेल्प कर रहा है, चाहे उसके पेरेंट्स हैं या टीचर है या कोई भी है, जो हेल्प कर रहा है उसको हम कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, उसको पता चल गया कि 2 × 2 है वो 4 होता है। अब बच्चे ने यहाँ पर सपोज करें कि 2 + 2 + 2 उसको 6 पता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बच्चे को 2 × 2 × 2 यानी कि एडिशन की जगह पे हमने मल्टीप्लिकेशन दे दी तो भी बच्चा इसको सोल्व कर लेता है, ठीक है। तो एक टेम्परेरी सपोर्ट है। अब बच्चा इस प्रॉब्लम को खुद से सोल्व कर लेता है, तो यहाँ से क्या है कि वो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है उसके अंदर आ गया, कि जब बच्चे को किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रॉब्लम है उसको खुद सोल्व कर लेता है, तो वो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट में आ गया। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये वाला एरिया है, यहाँ से जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट तक जाने की जो प्रोसेस होती है इसी के अंदर हमारा MKO, स्कैफोल्डिंग वगैरह है, ये 4 साल की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आई होप आपको ये है छोटी सी टर्म्स थी ये समझ में आ गई होंगी। सो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, बस इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29,
अकॉर्डिंग टू गैगनी लर्निंग मॉडल विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंसेप्ट। देखिए जो गैगनी है, गैगनी की 8 या 9 स्टेप की जो है एक हमारी लर्निंग होती है, इसके अंदर हमें इसको स्टेप बाय स्टेप है वो याद करना होता है। वो एक बार मैं आपके लिख देती हूँ ताकि आपको इसका सही आंसर है वो समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन है किस तरह से पूछा गया है। देखिए जो हमारे कंसेप्ट है वो नीचे से शुरू होता है। इसमें आएगा सबसे पहले सिग्नल लर्निंग आती है, ठीक है। इसके बाद होती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स SNR। इसके बाद आती है चेनिंग, चैन। इसके बाद आएगी वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन। इसके बाद आती है हमारी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग DL। इसके बाद आएगी कंसेप्ट लर्निंग। इसके बाद आएगा हमारा रूल लर्निंग RL। और लास्ट में आ जाएगी सबसे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बोला है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक चैन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन है उसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गैगनी लर्निंग मॉडल विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंसेप्ट लर्निंग। इन्होंने क्या पूछा है कि जो कंसेप्ट लर्निंग है उससे पहले हमें इन 4 लर्निंग में से कौन सी लर्निंग है जो रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो हम स्टेज क्या है नीचे से लेकर ऊपर तक चलेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट लर्निंग पूछा गया। कंसेप्ट लर्निंग कहाँ पे हमारी ये रही, ठीक है। देखिए चैन लर्निंग है, चैन लर्निंग हमारी ये रही चैनिंग। इसे नीचे मतलब इससे पहले हमें चैन लर्निंग का कंसेप्ट है वो कंप्लीट आना चाहिए। इसके बाद है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग क्या है, कंसेप्ट से ऊपर है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इसके अलावा आप 3rd एंड 4th ऑप्शन है उसको भी चेक कर सकते हैं। सिग्नल लर्निंग है सबसे पहले आती है, एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है ये भी हमारी कंसेप्ट लर्निंग है उससे नीचे है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। बी के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है 90 to 110, यानी कि 90 से 110 रेंज का जो IQ है बच्चे का, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। सो आइए एक बार इनके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज या फिर सुपीरियर। देखिए जो 90 to 110 यानी कि 90 से 110 की कैटेगरी होती है वो एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी होती है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन CDP के जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारी TGT की सीरीज है वो स्टार्ट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।